Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 5 of the Our Story, Echoes of Eternity. लान वांगजी एकदम स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें स्तब्धता से उस स्त्री की ओर टिकी थीं, जो हल्के नीले वस्त्र पहने कोमल आंखों से छोटे बच्चे को देख रही थी। उस स्त्री की आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी नरमी थी, वैसी नरमी जो लान वांगजी ने कभी किसी में नहीं देखी थी। वेई वूशियन ने धीरे से उसकी ओर देखा। लानझान, क्या यह? लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका गला जैसे सूख गया था। उसके पूरे जीवन में उसकी मां बस एक छाया बनकर उसके मन में रही थी, लेकिन अब वह उसके सामने खड़ी थी, और उसका बचपन का स्वरूप, यथार्थ या माया? वेई वूशियन ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। यह गुसु लान कबीला था, लेकिन सब कुछ अजीब सा लग रहा था। यह जगह न पूरी तरह वास्तविक थी, न ही पूरी तरह काल्पनिक। कहीं हम फिर से किसी जाल में तो नहीं फंस गए? वेई वूशियन ने बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोचता, सामने खड़ी स्त्री ने अचानक उनकी ओर देखा। उस स्त्री की नजरें लान वांगजी से मिलीं। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक हल्की जिज्ञासा थी। तुम कौन हो? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। वेई वूशियन ने तुरंत लान वांगजी की ओर देखा। अगर यह वास्तव में उसकी मां थी, तो क्या उसे नहीं पहचानना चाहिए था? या फिर यह सच में कोई भ्रम था? लान वांगजी ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, मैं बस एक यात्री हूं। वेई वूशियन ने उसे चौंक कर देखा। स्त्री ने हल्के से सिर झुकाया, मानो वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, यात्री, क्या तुम भी समय के प्रवाह में बहकर यहां आए हो? लान वांगजी की सांस थम गई। वेई वूशियन का दिमाग तेजी से चलने लगा। इसका मतलब है कि यह स्त्री जानती है कि समय में बदलाव हो सकता है। अचानक वातावरण फिर से बदलने लगा। हवा में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी, और चारों ओर की छवियां हल्की धुंध में समाने लगीं। छोटा बच्चा अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन थी। स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ लान वांगजी की ओर देखा। अगर तुम यात्री हो, तो एक बात याद रखना, समय कभी एक सीध में नहीं बहता, और कुछ चीजें हमेशा अपने जवाब के लिए किसी न किसी को बुलाती हैं। फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई, और उसने धीरे से कहा, लानझान, यह सफर तुम्हारा है, लेकिन इसका अंत वही होगा जो होना तय है। लान वांगजी ने घबराकर उसे देखा। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब देती, अचानक से सब कुछ धुंधला होने लगा। वातावरण गूंजने लगा, और जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब होने लगी। वेई वूशियन और लान वांगजी ने महसूस किया कि वे फिर से किसी शक्ति के प्रभाव में हैं। उनके चारों ओर फिर से अंधकार छाने लगा। लानझान! वेई वूशियन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक झटके के साथ वे फिर से किसी अन्य स्थान पर आ गिरे। ये जगह... अचानक जमीन उनके पैरों तले खिसक गई। लान वांगजी और वेई वूशियन ने खुद को एक अंधेरे सुरंग में गिरते हुए महसूस किया। हवा के झोंके उनके चारों ओर घूम रहे थे, मानो समय उन्हें एक नए अज्ञात स्थान की ओर धकेल रहा हो। वेई वूशियन ने लान वांगजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। लानझान, क्या तुम ठीक हो? लान वांगजी ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वे कहाँ जा रहे थे? कुछ ही पलों में उनके चारों ओर का अंधेरा छंटने लगा। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ। ऊंची ऊंची लाल दीवारें, सोने से जड़े स्तंभ और पारंपरिक चीनी चित्रकला से सजी छतें। चारों ओर सैनिक गश्त कर रहे थे, और दूर कहीं नल की आवाज आ रही थी, मानो कोई संगीतकार पिपा बजा रहा हो। वेई वूशियन ने चौंक कर चारों ओर देखा। कहीं हम प्राचीन साम्राज्य में तो नहीं पहुंच गए? लान वांगजी की आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह जगह, यहाँ की संरचना, यह हूबहू एक प्राचीन राज दरबार जैसा दिख रहा था। तभी कुछ सैनिक तेजी से उनके पास आए। तुम कौन हो? इस महल के अंदर अजनबियों का आना मना है।
वेई वूशियन ने तुरंत लान वांगजी की ओर देखा। अगर वे पकड़े गए तो वे क्या कहेंगे? वे इस युग के नहीं थे। लान वांगजी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, हम यात्री हैं, गलती से यहां आ गए। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। वेई वूशियन ने सोचा कि वे शायद अब उन्हें गिरफ्तार करने वाले हैं, लेकिन तभी उनमें से एक सैनिक झुक गया और बोला, महल के प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया है, चलिए। वेई वूशियन और लान वांगजी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। प्रधानमंत्री, हमें क्यों बुला रहे हैं? लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे सैनिकों के साथ चल दिए। महल के अंदर का दृश्य और भी भव्य था। लाल और सुनहरी रोशनी में नहाया दरबार, रेशम से सजे पर्दे और चारों ओर सजे धजे लोग। और फिर वे उस कक्ष में पहुंचे जहां प्रधानमंत्री उनका इंतजार कर रहा था। वेई वूशियन ने गौर से देखा। वह व्यक्ति साधारण मंत्री जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थीं, मानो उसने वर्षों तक कोई गूढ़ रहस्य अपने भीतर दबा रखा हो। जैसे ही वे उसके सामने खड़े हुए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों आखिरकार यहां आ ही गए। वेई वूशियन का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? मंत्री ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। लान वांगजी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। क्यों? मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यह तुम्हारी नियति है। तुम्हें यहां आना ही था, अनंत की गूंज को पूरा करने के लिए। महल के भीतर माहौल गहरा और रहस्यमयी था। प्रधानमंत्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वेई वूशियन और लान वांगजी के बारे में वह सब कुछ जानता हो। वेई वूशियन ने हल्के संदेह से पूछा, तो तुम हमें पहले से जानते थे? प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लान वांगजी की भौहें हल्की सी तन गईं। तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह सब पहले ही लिखा जा चुका था। यह समय की गूंज है और तुम्हारी नियति पहले से तय है। इतना सुनते ही वेई वूशियन के दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए। वे इस समय काल में नए थे, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उनकी हर हरकत पहले से जानता था? प्रधानमंत्री ने एक सेवक को संकेत दिया। कुछ ही देर में एक पुराना ग्रंथ लाकर उनके सामने रख दिया गया। धूल से सना वह ग्रंथ बहुत पुराना लग रहा था। प्रधानमंत्री ने धीरे से उसके पन्ने पलटे और एक विशेष पृष्ठ पर आकर रुका। उस पृष्ठ पर एक चित्र उभरा हुआ था। एक युवक काले वस्त्रों में खड़ा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसके ठीक पीछे एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था, जिसकी शांत आंखें असीम गहराई से भरी थीं। लान वांगजी और वेई वूशियन ने चौंक कर देखा। यह तो हम हैं। प्रधानमंत्री हल्के से मुस्कुराया। यह ग्रंथ समय के चक्र को दर्शाता है। यह बताता है कि तुम दोनों समय के धागों से जुड़े हो, और जब भी इस दुनिया में संतुलन बिगड़ता है, नियति तुम्हें वापस बुला लेती है। लान वांगजी ने पुस्तक को ध्यान से देखा। उसके कोने में कुछ लिखा था, जब अंधेरा बढ़ेगा, जब आत्माएं भटकेंगी, तब दो योद्धा समय के चक्र में लौटेंगे। वेई वूशियन ने उलझन में प्रधानमंत्री की ओर देखा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम यहां किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं? प्रधानमंत्री ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह समय केवल तुम्हारी यात्रा का एक और पड़ाव नहीं है। यह वह जगह है जहां सब कुछ तय होगा। लान वांगजी की आंखें गंभीर हो गईं। क्या मतलब? प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली। इस साम्राज्य पर एक शाप है और केवल तुम दोनों इसे तोड़ सकते हो। प्रधानमंत्री के शब्दों ने दोनों को और भी उलझन में डाल दिया। वेई वूशियन ने संदेह से पूछा, कैसा शाप? प्रधानमंत्री ने पृष्ठ पलटते हुए कहा, सदियों पहले एक महान योद्धा और एक जादूगर के बीच युद्ध हुआ था। जादूगर ने जाते जाते इस साम्राज्य पर एक शाप छोड़ दिया। वेई वूशियन ने सर हिलाया। तो फिर इस शाप को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रधानमंत्री ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें उस जादूगर की आत्मा को मुक्त करना होगा। लान वांगजी ने तुरंत पूछा, और वह आत्मा कहाँ है? प्रधानमंत्री ने उनकी आंखों में देखा और बोला, इस महल के नीचे
एक भूल भुलैया में कैद। भूल भुलैया की ओर पहला कदम महल के नीचे। वेई वूशियन को यह सुनकर अजीब महसूस हुआ। अगर यह आत्मा यहां इतने सालों से बंद थी तो यह किस तरह की होगी? लान वांगजी और वेई वूशियन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नक्शा थमाया। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन ध्यान रहे, भूल भुलैया में जो भी प्रवेश करता है वह जीवित नहीं लौटता। वेई वूशियन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हम पहली बार मौत का सामना नहीं कर रहे। लेकिन लान वांगजी की आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। आखिर उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा था। महल के भीतर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। वेई वूशियन और लान वांगजी नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। नक्शे के अनुसार भूल भुलैया का द्वार महल के सबसे गहरे तहखाने में था। वेई वूशियन ने हल्के स्वर में कहा, तुम्हें लगता है यह वाकई किसी जादूगर की आत्मा से जुड़ा हुआ है? लान वांगजी ने संजीदगी से सिर हिलाया। नियति हमें यहां तक लाई है, हमें आगे बढ़ना होगा। महल के तलघर में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कदम के साथ वातावरण और भारी होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। कुछ में योद्धाओं की लड़ाई दर्शाई गई थी, तो कुछ में अंधेरे से घिरी आकृतियां। वेई वूशियन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं पहले जानता कि हमें इस तरह की डरावनी जगह पर आना पड़ेगा तो शायद मैं। लेकिन तभी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। दीवारों पर बने चित्र अचानक चमकने लगे। लान वांगजी ने अपनी तलवार संभाली। वेई वूशियन भी चौकन्ना हो गया। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। लान वांगजी ने शब्दों को गौर से पढ़ा। जो इस द्वार से गुजरेगा वह अपने ही अतीत की परछाई से लड़ेगा। वेई वूशियन ने भौहें चढ़ाईं। मतलब यह हमें हमारा अतीत दिखाएगा? लान वांगजी ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद, या फिर हमें उन्हीं गलतियों से फिर से लड़ना होगा। वेई वूशियन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ। जैसे ही वेई वूशियन ने दरवाजे को छुआ, पूरा तहखाना कांप उठा। अचानक दोनों के चारों ओर धुंध छा गई। वेई वूशियन ने घबराकर लान वांगजी को देखा। हे लानजान, क्या तुम मुझे देख सकते हो? लेकिन लान वांगजी कहीं नहीं था। वेई वूशियन ने इधर उधर देखा, लेकिन केवल अंधेरा था। तभी सामने से किसी के चलने की आहट आई, और जब वह आकृति करीब आई तो वेई वूशियन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मैं ही हूं? उसके सामने खुद उसका ही अतीत खड़ा था। वह वेई वूशियन जो दानव पथ पर चला था, जिसके हाथों में ब्लैक फ्लूट थी और आंखों में वही पुरानी चमक। तुम फिर से वही गलती करने वाले हो, वेई वूशियन, उस अतीत के प्रतिबिंब ने कहा। वेई वूशियन की आंखों में हल्का डर झलक उठा, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, वेई यिंग। ये लान वांगजी था। वह भी कहीं खो गया था, लेकिन अब वापस आ चुका था। वेई वूशियन ने एक लंबी सांस ली और अपने अतीत के प्रतिबिंब को देखा। मैं अब वही नहीं हूं। भूल भुलैया का असली रूप इतना कहते ही पूरी जगह हिल गई। अंधेरा छंटने लगा और वे दोनों एक बार फिर साथ खड़े थे। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? वेई वूशियन ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन यह भूल भुलैया जितनी लग रही थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लान वांगजी ने सामने देखा। अब उनके सामने एक और रास्ता खुल चुका था, लेकिन यह रास्ता किसी और भी बड़े रहस्य की ओर ले जा रहा था। वेई वूशियन और लान वांगजी गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़े। भूल भुलैया का यह दूसरा स्तर और भी जटिल था। दीवारें हर कदम पर बदल रही थीं, मानो यह जगह खुद को पुनः निर्मित कर रही हो। वेई वूशियन ने नक्शे की ओर देखा, लेकिन वह अब बेकार था। बहुत बढ़िया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें अपने दिमाग से ही रास्ता निकालना होगा। लान वांगजी ने सिर हिलाया। यह भूल भुलैया हमारे भीतर छिपे डर और भ्रम को परख रही है। अनजान आवाजें। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें धीमे धीमे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुमने हमसे विश्वासघात किया, तुम्हारी गलतियों ने सब नष्ट कर दिया।
वेई वूशियन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम ये सुन रहे हो, लान जान? लान वांगजी ने हल्की आंखें संकरी की। हाँ, लेकिन यह केवल हमारा भ्रम है। लेकिन तभी सामने अचानक एक परछाई उभर आई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वह लान झान का ही प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी, बल्कि एक ठंडा, कठोर अंधकार था। तुमने हमेशा वेई वूशियन के लिए अपने कबीले को पीछे छोड़ा, उस परछाई ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही थे? लान वांगजी बिना हिले डुले खड़ा रहा। वेई वूशियन ने देखा कि लान वांगजी की मुट्ठियां भींच गई थीं। लान झान? लान वांगजी ने धीरे से कहा, मेरे निर्णय मेरे अपने हैं, मैं अपने मार्ग पर डटा रहूंगा। परछाई ने मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया। इसी बीच वेई वूशियन को भी कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और वहां खड़ी थी जियांग यानली, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और निराशा से भरी थीं। दीदी, वेई वूशियन फुसफुसाया, लेकिन जियांग यानली की परछाई आगे आई और कहा, तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? वेई वूशियन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। यहां तक कि वह खुद भी जानता था कि यह केवल उसका डर था, लेकिन फिर भी यह सच जैसा लगता था। लेकिन तभी, यह मात्र एक छलावा है। लान वांगजी ने अपनी तलवार खींची और सीधे अपनी परछाई की ओर वार किया। एक झटके में वह छवि धुएं में बदल गई। वेई वूशियन को भी होश आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, उसने कहा, क्योंकि मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा। जैसे ही उसने यह कहा, जियांग यानली की परछाई फीकी पड़ने लगी। कुछ क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। भूल भुलैया की अगली चुनौती वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे को देखा। यह भूल भुलैया सिर्फ हमारी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा ले रही है, वेई वूशियन ने कहा। लान वांगजी ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक एक दरवाजा खुला। इसके पार क्या होगा, कोई नहीं जानता था, लेकिन वे तैयार थे। भूल भुलैया का दरवाजा खुलते ही वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों जानते थे, अब आखिरी दौर करीब था। लानजान, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह सफर अब और अजीब हो रहा है, वेई वूशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अंत तक साथ रहेंगे, लान वांगजी ने संक्षेप में जवाब दिया। उन्होंने दरवाजे के पार कदम रखा। उनके सामने एक विशाल दर्पण खड़ा था, और जैसे ही वे उसके करीब गए, उनकी छवियां उसमें बदलने लगीं। वेई वूशियन ने देखा कि दर्पण में कोई और प्रतिबिंबित था। एक युवक, लंबी सफेद पोशाक में, जिसकी आंखों में कठोरता और शून्यता थी। लान यिहेंग? लान वांगजी भी ठिठक गए। यह मेरे परिवार के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक है, उन्होंने धीरे से कहा। दर्पण में मौजूद लान यिहेंग ने उनकी ओर देखा। तुमने हमारे नियमों को तोड़ा, उसकी आवाज गहरी और कठोर थी। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा रास्ता गलत हो सकता है? लान वांगजी ने शांति से कहा, मैंने सही और गलत को नियमों से नहीं, अपने हृदय से समझा है। दर्पण में अचानक दूसरी छवि उभरी। इस बार यह झांग फेंगमियान थे, वेई वूशियन के पालक पिता, वेई यिंग। उनकी आवाज गूंज उठी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रास्ते ने कितने लोगों को दर्द दिया? वेई वूशियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैंने केवल वही किया जो सही लगा, उसने फुसफुसाया। लेकिन फिर अचानक दर्पण हिलने लगा और सामने कुछ लिखा उभरा। सत्य केवल तभी स्पष्ट होता है जब मन के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अचानक पूरा कक्ष कंपन करने लगा। दीवारें गिरने लगीं और उनके सामने एक गहरा अंधकार फैल गया। वेई यिंग! लान वांगजी ने वेई वूशियन का हाथ थामा, लेकिन उसी क्षण एक शक्ति ने उन्हें अलग कर दिया। लान वांगजी दूसरी ओर गिर गए और वेई वूशियन को अंधकार ने निगल लिया। अंधकार ने वेई वूशियन को अपने भीतर समेट लिया। चारों ओर केवल शून्यता थी, जैसे समय और स्थान दोनों ने उसे छोड़ दिया हो। लान झान! उसने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगला ही पल उसे एक नई जगह पर ले आया। जमीन ठोस थी,
हवा ठंडी। वह किसी प्राचीन महल के खंडहर में खड़ा था। दीवारों पर जली हुई तलवारों के निशान थे और जमीन पर सूखे खून के धब्बे। ये जगह। अचानक सामने की हवा कंपन करने लगी और एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। वेइंग। वेई वूशियन का दिल धड़क उठा। सामने लान झान खड़ा था, लेकिन यह उसका वर्तमान स्वरूप नहीं था। वह युवा था, ठीक वैसे ही जैसा वेई वूशियन ने पहली बार गुसुलान में देखा था। वही सफेद पोशाक, वही गंभीर अभिव्यक्ति। तुम यहां क्या कर रहे हो? लान वांगजी की युवा आवाज में कठोरता थी। वेई वूशियन को तुरंत एहसास हुआ वह अतीत में आ गया था। ओह, यह दिलचस्प हो गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी लान वांगजी की आंखें सतर्क हो गईं। तुम कौन हो? वेई वूशियन को झटका लगा। क्या वह उसे पहचान नहीं रहा था? इससे पहले कि वेई वूशियन कुछ समझ पाता, पूरे महल में एक कंपन हुआ। अचानक महल के खंडहरों में छिपे काले कपड़ों में लिपटे योद्धा बाहर निकले। यह तो मुश्किल हो गया, वेई वूशियन ने खुद से कहा। युवा लान वांगजी ने अपनी तलवार निकाली। ये लोग कौन हैं? अगर हम जिंदा रह गए तो मैं बताऊंगा। और फिर वेई वूशियन और युवा लान वांगजी एक साथ लड़ाई में कूद पड़े। महल के खंडहरों में हलचल मच गई। चारों ओर काले वस्त्रों में छिपे योद्धा थे, जिनकी तलवारें अंधेरे में चमक रही थीं। वेई वूशियन ने अपनी स्थिति को तेजी से समझने की कोशिश की। वह अतीत में था और युवा लान वांगजी उसे पहचान नहीं रहा था, लेकिन अब भी विचार करने का समय नहीं था। लानझान, ध्यान देना, ये लोग सीधे वार करते हैं। युवा लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी तलवार बिछड़े हुए चंद्रमा बिचेन ने चमकते हुए अपने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। वेई वूशियन ने अपनी आस्तीन से एक तावीज निकाला और जमीन पर फेंका। तुरंत ही काले धुएं का एक विस्फोट हुआ और कई दुश्मन उलझ गए। ओहो, मैं भूला था कि मैं यहां भी एक तावीज मास्टर हूं। लान वांगजी ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब सारे योद्धा गिर चुके थे, तब लान वांगजी ने तलवार नीचे की और वेई वूशियन की ओर देखा। अब बताओ, तुम कौन हो? वेई वूशियन कुछ क्षणों तक सोचता रहा। अगर उसने सच बताया तो क्या यह अतीत को बदल सकता था? लेकिन फिर उसने महसूस किया, अगर यह अतीत था तो यहां उसकी आत्मा का कोई वजूद नहीं होना चाहिए था। फिर भी वह यहां था। मैं एक यात्री हूं, लान वांगजी ने भौहें चढ़ाईं। कौन सा यात्री? वेई वूशियन ने हंसते हुए कहा। वक्त का यात्री। लान वांगजी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वेई यिंग। वेई वूशियन का शरीर अकड़ गया। यह आवाज कहीं दूर से उसकी आत्मा को बुला रही थी। लान वांगजी ने भी यह आवाज सुनी। ये नाम, संदेश अतीत से तभी हवा में अजीब तरंगें उठने लगीं और कुछ दूर एक दीवार पर चमकता हुआ शिलालेख उभरा। सत्य को खोजने के लिए भ्रम को समझना जरूरी है। जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब समय स्वयं उत्तर देगा। वेई वूशियन और लान वांगजी दोनों एक साथ उस संदेश को देख रहे थे। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। लान झान, लगता है कि यह यात्रा अब और कठिन होने वाली है। लान वांगजी ने वेई वूशियन की बातों को ध्यान से सुना। वक्त का यात्री? वेई वूशियन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम यकीन नहीं करोगे लान झान, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारे भविष्य से आया हूं। लान वांगजी की आंखों में संदेह था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी महल की दीवारों पर नक्काशीदार शब्द और अधिक चमकने लगे। जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब समय स्वयं उत्तर देगा। वेई वूशियन ने उन शब्दों को दोहराया। अंधकार चरम पर? लान वांगजी ने अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। क्या यह कोई संकेत है? वेई वूशियन ने दीवार पर हाथ फेरा और तभी पूरे महल में कंपन हुआ। हवा में दरारें उभरने लगीं, जैसे कांच टूट रहा हो। लान वांगजी ने तुरंत अपनी तलवार उठा ली, लेकिन वेई वूशियन ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको, ये वही शक्ति है जिसने मुझे यहां लाया था। धीरे धीरे सामने एक अजीब दरवाजा प्रकट हुआ। यह एक धुंधली सी जगह में खुलता था। कोई अनजान समय, कोई अनजान स्थान। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? लान वांगजी ने पूछा। वेई वूशियन ने कंधे उचकाए।
हो सकता है कि यह हमारे लिए एक रास्ता हो या फिर एक और जाल। तभी वे दोनों एक ही चीज महसूस करने लगे। कोई उन पर नजर रख रहा था। महल के अंधेरे कोनों से एक छाया उभरी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी थी। तुम दोनों को यहां नहीं होना चाहिए। वेई वूशियन और लान वांगजी दोनों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं। वेई वूशियन और लान वांगजी के सामने खड़ी छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वेई वूशियन ने आंखें संकड़ी कर दीं। ये वही था जिसे उसने सोचा था। तुम कौन हो? लान वांगजी की आवाज शांत थी, लेकिन सतर्कता से भरी हुई। छाया हल्की सी हंसी में गूंज उठी। तुम्हें नहीं पहचानना चाहिए, लान एरगोंगजी। लान वांगजी ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वेई वूशियन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मैं खुद हूं? वह छाया धीरे धीरे अपनी वास्तविकता में बदल गई, और जैसे जैसे उसका चेहरा उजागर हुआ, वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह असंभव है। लान वांगजी भी स्तब्ध था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। उनके सामने खुद वेई वूशियन ही खड़ा था, लेकिन कुछ वर्षों बड़ा, और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, बड़े वेई वूशियन ने चेतावनी दी। क्या तुम मेरे भविष्य से आए हो? वेई वूशियन के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। हम चलते हैं। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली, और जैसे ही उन्होंने अपने समय में लौटने के लिए कदम बढ़ाया, दरवाजा एक विस्फोट के साथ बंद हो गया और वे दोनों अंधकार में समा गए। जब वेई वूशियन की आंखें खुलीं, तो वह लान लिंगजिन में था। लान वांगजी उसके पास खड़ा था। लौट आए? वेई वूशियन ने धीमी हंसी में सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है समय की गूंज हमेशा बनी रहेगी। समाप्त। बड़े वेई वूशियन ने सिर हिलाया। और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अगर तुम इस दरवाजे के अंदर गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लान वांगजी ने पहली बार हल्की घबराहट महसूस की। क्यों? बड़े वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। क्योंकि यह समय का दरवाजा नहीं है, यह एक जाल है। वेई वूशियन और लान वांगजी ने उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर देखा। तो हमें क्या करना चाहिए? वापस जाओ, अपने समय में लौटो, और याद रखना, अतीत को बदलने की कोशिश मत करना।